नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और डीबी लाइव आप दर्शकों के लिए इस वक्त की सबसे अहम, एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिस खबर को लेकर लगातार आप दर्शक सवाल पूछते रहते थे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 कब होगी, और सबको लगातार इंतजार था इसका। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सूत्रों की लगभग ये पुष्ट खबर है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद इसमें सीडब्ल्यूसी मीटिंग में प्रपोजल रखा गया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जिसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही थी कि आखिर कब होगी भारत जोड़ो यात्रा, और एक बार फिर कब हम राहुल गांधी को उसी तरीके से सड़कों पर देखेंगे जैसे हमने उनको भारत जोड़ो यात्रा में पहले देखा था। तो आपका इंतजार लगभग खत्म होने जा रहा है। 14 जनवरी से ये यात्रा प्रपोज की गई है कि 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, और इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य से होने जा रही है, और यह बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और 14 जनवरी से शुरू होकर यह यात्रा 15 मार्च को गुजरात में खत्म होगी। तो पूर्वोत्तर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और गुजरात में यह यात्रा खत्म होगी। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 15 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी। इस बार की यात्रा पिछली बार की यात्रा से थोड़ी अलग इस मायने में है कि ये यात्रा हाइब्रिड होगी, यानी कि पैदल भी इसमें राहुल गांधी चलेंगे और उसके साथ साथ वाहनों का भी इस्तेमाल होगा। इसमें बसेस का, कार्स का और अलग अलग तरह के जो वाहन हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो ये अब बिल्कुल तय है कि 2024 का जो रण है वो अब सड़क से लड़ा जाएगा। जिस तरह से विपक्ष की हर उठती आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, मैं कोशिश नहीं कहूंगी बल्कि पूरी तरीके की हर वो चीज की जा रही है कि सदन के अंदर, सदन के बाहर विपक्ष की हर उठती आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया जाए, जिसको विपक्ष लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही बता रहा है। आपको पता ही होगा कि लगातार सड़कों पर कांग्रेस है, विपक्ष है। कांग्रेस यूथ की तरफ से कल प्रदर्शन किया गया था, जिस तरह से 143 सांसदों को निलंबित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद आज भी पूरे विपक्ष की तरफ से, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, उनकी तरफ से भी आज प्रदर्शन किया गया है। और कल तो आपको पता ही है 22 तारीख को, जिसका ऐलान इंडिया गठबंधन की दिल्ली की मीटिंग से किया गया था कि 22 तारीख को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा और लोगों के बीच जाकर यह बताया जाएगा कि देखिए 71% विपक्ष के सांसदों को बीजेपी ने उनकी आवाज को बंद करके उठाकर बाहर फेंक दिया है। जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदों को आपने चुनकर उन लोगों को सदन में भेजा था ताकि आपकी आवाज को वो उठाएं, आपके मुद्दों को आप उठाएं, और आप ये देखें कि कैसे उनकी आवाज को सदन में खामोश कर दिया गया और 143 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और तमाम मीडिया, तमाम बीजेपी का तंत्र जो है, बीजेपी के नेता, तमाम लोग आप ये देखिए एक उस मिमिक्री को लेकर जो बिल्कुल गैर जरूरी है, जिस पर बात भी नहीं होनी चाहिए थी, उसको मुद्दा और बीच में रखकर राहुल गांधी को पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो जैसे मैं लगातार कहती हूं कि राहुल गांधी से डर भी लगता है और गला भी सूखता है। मसला कोई भी हो, हमेशा सेंटर में राहुल गांधी होते हैं। उनको गैर जरूरी बताने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती है। कितना माहौल उनका उड़ाएं आप, कितना भी मजाक आप उनका उड़ाएं, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई एक शख्स है जो फिलहाल चैलेंज कर रहा है सड़क से, सदन से, हर मुद्दे पर, तो वो राहुल गांधी हैं। आपको याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसने कैसे बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। और उसके बाद इंडिया गठबंधन जब बना, क्योंकि कर्नाटका में जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई, राहुल गांधी की इमेज पूरी तरीके से बदल गई। और राहुल गांधी ने ये बताया अपनी भारत जोड़ो यात्रा से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर 4000 किलोमीटर, की देश में नाउम्मीदी भले ही है लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी है, और वो लोगों के बीच में जाकर उनके जैसा बनकर
उनके मुद्दे उठाकर बदली जा सकती है। और राहुल गांधी ने करके दिखाया था और 2 जीत उनके उनके पाले में गई थी और एक तरह से एक उम्मीद की पूरी किरण जागी थी कि कोई एक ऐसा शख्स है जो लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात करता है। लेकिन आप ये देखिए कि 3 राज्यों की हार के बाद एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, एक तरह का बबल ये क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे 2024 की लड़ाई डन एंड डस्टेड है, यानी कि अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये पूरे गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया के सहारे, अपने मीडिया तंत्र के सहारे बीजेपी ये फैलाने में की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत जोड़ो 2.0 यानी कि दूसरा जो वर्जन है या दूसरी बार जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसका एक्सटेंशन आप इसको कह सकते हैं, उससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ ये बल्कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो तमाम राज्यों की 24 राज्यों की जो सीटें हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है कि कितनी वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, अपनी प्रोबेबिलिटीज जो है तलाशने की जरूरत है। और कल जब ये प्रोटेस्ट होगा और तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के जो इसमें शामिल होंगे और एकजुटता की जो तस्वीर सामने निकल कर आएगी, उससे आपको पता ही है कि बीजेपी जिस तरह से घमंडिया इंडी गठबंधन किस किस नामों से उनको बुलाती है, एक बार फिर से वो उसके माथे पर पसीना जरूर आएगा। और सबके बीच एक और अहम खबर है, मायावती ने आप ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 दिन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, निलंबन को लेकर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का के नेताओं का, लीडर्स का, सांसदों का जो निलंबन हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि आखिर मायावती को इतने दिन के बाद आखिर ख्याल क्यों आया। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रपोज किया था मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम और उसको सेकंड करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। हालांकि उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको खारिज ना करके बल्कि हम कहें कि एक तरह से उसको अभी के लिए अपने से हटाया और कहा कि जब हम हमारे एमपी चुनकर आएंगे तब नाम जो है डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन इससे मायावती की नींदें उड़ गई हैं। उनको लग रहा है कि जब जो दलितों की सियासत वो करती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे वो तमगा छिनता हुआ नजर आ रहा है और इसी डर से, इसी भय से मायावती को आखिरकार 7 दिनों के बाद ये याद आ गया कि इतनी बड़ी तादाद में निलंबन हुआ है विपक्षी जो दल के जो नेता हैं, सांसद हैं उनका। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर दिया, उन्होंने कहा कि जो दल इंडिया गठबंधन में मौजूद नहीं है उनके बारे में इंडिया गठबंधन में मौजूद दलों को किसी भी तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद आपको नहीं पता कि आपको किसके द्वार पर जाना पड़े, यानी कि किसके साथ गठबंधन करना पड़े। तो यहां पर बैलेंस तो साधती हुई नजर आई है मायावती, लेकिन तमाम तरह की बातें उन्होंने यहां पर कही है। इससे भी आप ये अंदाजा लगाइए कि कितनी बेचैनी है मायावती में। और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा चेहरा है जो एक तरह से सर्वमान्य है, एक दलित चेहरा है, एक सीनियर वो लीडर है। उनके आने के बाद कांग्रेस की किस तरह से कायाकल्प हुई है ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और वो दक्षिण से आते हैं तो दक्षिण का एक नेता उत्तर तक की सियासत जो है उसको साधता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये खबरें जब जाती हैं तो लोगों के जहन में एक नाम जरूर ये क्लिक कर जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और बनती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रबल दावेदार हैं। और ऐसे में मायावती आप ये देखिए कि किस तरह से 7 दिन बाद उनको याद आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती है। बेचैनी जो है साफ तौर पर उनमें नजर आ रही है और पहली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन में ऑफिशियली ना सही, फॉर्मली ना सही, लेकिन दबे अल्फाज में उसमें शामिल होने के एक तरह के इशारे तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटीज को जरूर तलाशा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन 2.0 का
ऐलान जो है वो एक तरह से कर दिया गया है। आप देखिएगा, आपसे कुछ देर में हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन बहुत दिन से ये बातें चल रही थी और लगभग आज जो CWC की जो मीटिंग हुई उसमें प्रपोजल ये रखा गया और उसको मंजूर कर लिया गया है। तो जनवरी के दूसरे हफ्ते में आप एक बार फिर से राहुल गांधी को सड़कों पर देखेंगे, जनता के बीच देखेंगे। जनता के मुद्दे वो लगातार उठाते रहे हैं। एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें आप रिकॉल करिए जो आपको देखने के लिए मिली थी, उसी तरह की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस बार का मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि ये 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उससे जस्ट पहले की ये यात्रा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है हर लिहाज से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है और उनका मैं आपसे तारीफ करा दूं। मेरे साथ आप दो खास मेहमानों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री जी, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपसे कुछ ही देर में मेरे साथ अनिल सिन्हा जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ जाएंगे। और इससे पहले पंकज जी मैं आपके पास आऊं, हेमंत जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि ये खबर मुझ तक आपके जरिए भी आई है। आप ये बताइए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी और यही लगभग कमोबेश डेट्स, इन्हीं डेट्स की बात हो रही थी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत गुजरात से ना होकर अरुणाचल प्रदेश से होगी, पूर्वोत्तर राज्य से होगी और इसका एक तरह से जो खात्मा होगा, जो खत्म होगी वो गुजरात में होगी। 2024 से पहले आप इसको कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा कि अब 2024 का रण सड़क से होगा, क्योंकि अब पहले से ही सड़क पर ही है, संसद में तो खामोश कर दिया गया है, तो विपक्ष सड़कों पर ही है और कल पूरा देशव्यापी आंदोलन तो होना ही है। बुशरा जी देखिए, जो यात्रा थी ये ओवरड्यू थी एक्चुअली। अगर आप ध्यान करें तो ये नवंबर से ही लगातार उस पे, लेकिन बीच में 5 राज्यों के चुनाव आ गए, उसके कारण लगातार डिले होती गई और अभी ये यात्रा पूरी हो पाएगी। इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह इसलिए है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जो राम मंदिर की जो 22 जनवरी की जो डेट है, उसके बाद मुझे पक्का इसका शक है कि मोदी जी कहीं ना कहीं जो उस पूरे माहौल में, उत्सवनुमा माहौल में, इलेक्शन को 1-1.5 महीना प्रीपोन कर सकते हैं। और जो यात्रा का जो टेंटेटिव शेड्यूल आप देखेंगी वो 14 जनवरी से 15 मार्च के आसपास तक का है। इन केस अगर वो चुनाव जो है प्रीपोन होता है तो फिर यात्रा में कोई ना कोई बीच में व्यवधान इस रूप में, क्योंकि राहुल गांधी को फुल टाइम एंगेज होना पड़ेगा कैंपेनिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द फेसेस डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर लोकसभा इलेक्शंस, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां तक बात है कि सड़कों पर रण होगा, ये रण तो सड़क पे ही होना है बेसिकली। संसद का रण तो आपने देखा, आज भी 3 सांसद आज भी निलंबित किए गए हैं और संख्या जो निलंबित सांसदों की है वो 146 हो गई है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुशरा जी कि काफी समय के बाद आपने कल देखा कि कल यूथ कांग्रेस ने पार्लियामेंट का घेराव करने की कोशिश की। इसका मतलब दे हैव हिट द रोड्स, दे हैव स्टार्टेड हिटिंग द रोड्स, और उनको उसका महत्व समझ में आ रहा है कि जब संसद खामोश हो जाती है तो सड़कों पर जंग लड़ी जाएगी। और आज फिर सारे के सारे जो इंडिया गठबंधन था, आज फिर उन्होंने जंतर मंतर पे एक तरीके का प्रदर्शन किया और मॉक पार्लियामेंट का भी आयोजन किया। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो इस तरह का सूरत हाल है, जो सत्तारूढ़ दल है और दोनों की दोनों चेयर है, उन्होंने एक चीज का मन बना लिया है कि विपक्ष मुक्त संसद चुनाव से हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम कानून बनाते समय इंश्योर कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। वरना तो आमतौर पे जब देश में इतनी निंदा होती है सार्वजनिक उस पे, उसके बाद तो शायद थोड़ा बहुत लोक लिहाज के हिसाब से, लोक लाज के हिसाब से सत्ताधारी दल को यह महसूस होना चाहिए था कि अब तो कम से कम ये निलंबन वगैरह का धंधा बंद कीजिए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। पिछले 5 दिन से शायद जब संसद चली है, एक ही दिन कोई गया होगा, कोई दिन नहीं गया जिस दिन निलंबन ना हुए। इसका मतलब साफ है कि सत्तारूढ़ दल का यही रवैया रहने वाला है अपोजिशन के प्रति। अब ये अपोजिशन के ऊपर है कि वो किस शिद्दत के साथ लोगों के बीच में जाकर के ये पूरा सूरत हाल, जो लोकतंत्र की लड़ाई है, उसको सड़कों पर लड़ते हैं। जो राहुल गांधी की पदयात्रा की बात आपने की, इस बार ये पदयात्रा वैसी नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी। दिस विल बी हाइब्रिड एंड साइबर पदयात्रा। जहां पर भीड़ होगी कस्बों और शहरों के आसपास या गांवों के आसपास, केवल वहीं यात्रा पैदल जाएगी। उसके अलावा बसों से और बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट के पारंपरिक माध्यम है उनके थ्रू। और पूरे यात्रा के दौरान भारत यात्री भी नहीं होंगे। पिछली बार थे ना 100-125 भारत यात्री पूरे देश में जो साथ, उस तरह का भी कंसेप्ट नहीं है। जो स्थानीय नेता और कुछ जो राहुल गांधी के जो एड्स वगैरह है, प्लस जो कंसर्न स्टेट्स के जो आपके जो इंडिया गठबंधन के एलाइज कह सकते हो या उस तरह की चीज, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर
वो एक फॉर्मेट बनाया गया हम्म। ताकि कम समय में ज्यादा यात्रा आप कर सके, समय भी बचेगा और इफेक्टिवली थकावट भी नहीं होगी और बहुत जल्दी से सारी चीजें, क्योंकि चुनाव का समय। अब जो हम्म। सवाल ये था जो आपने कहा कि राहुल गांधी से डर लगता है, राहुल गांधी से डर का इसका बड़ा उदाहरण और क्या होगा, दया आती है मुझे इस देश के नैरेटिव पे, रहम आता है बेसिकली इस देश के मीडिया पे और इस देश के सत्ता तंत्र पे। मुझे एक बात बताइए, तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद संसद की सीढ़ियों पर कोई मिमिक्री कर रहे थे, ठीक, वहां पर तमाम लोग थे, सारे देश का मीडिया वहां पे था, सब उसको लाइव दिखा रहे थे, लाइव दिखाया सारे देश में, सारे मीडिया ने, हम्म। तब जो अपने हम्म। चेयर की कोई किस तरीके की अपमान नहीं हुआ। राहुल गांधी एक वीडियो बनाते हुए वहां पे दिख गए, ना तो राहुल गांधी ने उस वीडियो को ट्वीट किया, ना उस पर कोई कहीं भी टिप्पणी की किसी भी रूप में, हम्म। और सारे का हम्म। सारा हमला किस पर है, कमाल देखिए आप, जो आपने जो बात कही ना कि हम्म। राहुल गांधी निशाने पर क्यों, वीडियो तो कोई भी बना सकता है, और उन्होंने कल चैलेंज किया कि मेरे फोन में है, मैंने उसका कोई यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी फायरिंग लाइन में केवल राहुल गांधी है, इवन तृणमूल का वो सांसद भी नहीं हम्म। है, फायरिंग लाइन में वो भी नहीं है, पूरे मीडिया और पूरे तंत्र के फायरिंग लाइन में केवल राहुल गांधी है। इसका मतलब समझ लीजिए साफ क्या है, जो लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर सत्ता में आने से पहले से जो राहुल गांधी को लगातार मोदी का अपोनेंट दिखाने का जो खेल है बीजेपी का, और उनको बदनाम करने का, उनको डिमीन करने का, वो धंधा आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है, कीर्तन मंडली के जरिए। अब इसमें होगा क्या कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस बात को इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं कि बेशर्मी कौन कर रहा है, ये देखना पड़ेगा ना, कि मोदी जी तो 2 लाइन कह के चले जी। जाते हैं। 4 दिन पहले, हम्म। उससे पहले उन्होंने कहा कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, मोदी जी ने कहा ना, राजस्थान में भी कहा, दिल्ली में भी कहा, 3 राज्यों में जीतने के बाद उन्होंने भाजपा के मुख्यालय में कहा कि 4 ही जातियां हैं। तो अगर देश हम्म। में 4 ही जातियां हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर जाति का जो चेयरमैन साहब की जाति है उसका अपमान कैसे हो गया, उसको तो मोदी जी जाति मानते ही नहीं। और संसद के पटल पर सभापति अपनी जाति बता रहा है, वो सभापति तब कहां गए थे जब एक महिला सांसद को शूर्पणखा के तौर पर इंगित किया गया था। जो प्रधानमंत्री जिस तरीके की मिमिक्री करते हैं, क्या सदन की गरिमा तब कम नहीं हुई थी? जिस तरह के शब्द हम्म। वो प्रयोग करते हैं, वो तो हम इन शोज में हम भी बात नहीं करते उन शब्दों की, तो जो भाषा जी। दीदी और दीदी से लेकर के तमाम भाषाएं, तो तब ना तो इस देश का अपमान हुआ, ना लोकतंत्र का अपमान हुआ, ना संसद का अपमान हुआ, और ना किसी की जाति का अपमान हुआ। और ये जो चेयरमैन साहब हम्म। हैं, जब अभी थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, केवल टू पुट द पर्सपेक्टिव, टू पुट द थिंग्स इन जी। द जी। पर्सपेक्टिव, जब नए संसद हम्म। भवन का उद्घाटन बुशरा जी हुआ था, नए संसद भवन का, जिसकी अब ये तमाम दुहाइयां देते हैं, उस दिन क्या इनको बुलाया गया था चेयरमैन साहब को, याद है आपको? इनको नहीं बुलाया गया था, हम्म। राष्ट्रपति को भी नहीं जी। बुलाया गया था, तब इनकी हम्म। जाति का अपमान नहीं हुआ था। जिस दिन संसद का और उसको उद्घाटन हो उठाया रहा भी था, कांग्रेस ने था। जी। और उस जी मसले जी, को उठाया कांग्रेस भी पार्टी ने कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस को वो टारगेट कर रहे हैं। जी। उस कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, ये उस पर चुप रहे। उपराष्ट्रपति हम्म। सभापति होते हैं, उनको बुलाया तक, निमंत्रण तक नहीं दिया गया, फॉरगेट अबाउट इनॉग्रेटिंग, प्रेसिडेंट भी वही थी, जी। उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया। हम्म। तब किसी, ना तो आदिवासी का अपमान हुआ, ना किसी और का अपमान हुआ। उससे भी खराब बात, हम्म। जिस समय वो सेंगोल की स्थापना चल रही थी नई पार्लियामेंट के अंदर, उसी समय जी। इन्हीं की जाति की चैंपियन बेटियां, वर्ल्ड चैंपियन बेटियां, साक्षी मलिक और विनेश हम्म। फोगाट और बजरंग पुनिया, तमाम लोग संसद के जस्ट बाहर दिल्ली पुलिस के द्वारा सड़क पे घसीटे जा रहे थे। वो अपनी क्या मांग कर रहे थे? वो अपने अस्मिता की मांग कर रहे थे। तभी इनकी जाति का अपमान नहीं हुआ। और ऐसे एन हम्म। नंबर ऑफ एग्जांपल, जब हजारों किसान लगातार बैठे हुए थे 1.25 साल तक बॉर्डर्स पे, तब भी इनकी जाति का अपमान नहीं हुआ। जब टिकैत सड़कों पर रो रहे थे, तब भी इनकी जाति का अपमान नहीं हुआ। जब इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कहते कि चौधरियों की चौधर निकाल दी हमने, तब भी उसका जाति का अपमान नहीं हुआ। ये जो कास्ट स्पेसिफिक चीपनेस है, और वो इस लेवल पर जी। चली गई है। एक बात तो आप लिख के रख लीजिए, ये श्रीमान जी चाहे कुछ भी कर ले, ये राष्ट्रपति नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो वेंकैया नायडू को भी राष्ट्रपति नहीं बनाया। तो वो तो अपनी पार्टी के काडर से चल के आए थे, आरएसएस चल के आए थे। तो जिस लेवल जी। पर जो देश का नैरेटिव को घसीटा जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं द्वारा, उपराष्ट्रपति नंबर 2 होते हैं प्रोटोकॉल में, और जहां वो इस पूरे नैरेटिव को लेकर गए हैं, उनकी बिरादरी का भी अगर आप सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखेंगे, तो कोई भी जो सभ्य आदमी है वो अपने इस आचरण के लिए माफी मांग सकता है, शर्मिंदा होकर कि यार जी। मैंने ये क्या कह दिया। लेकिन वो चीज तो आप छोड़ दीजिए। अब इस पूरे सूरत हाल में विपक्ष, जो आपने बात की कि ये सारा सूरत हाल देश ने देखा,
मीडिया ने क्या दिखाया उसको भूल जाइए। पूरे देश के जी सोशल मीडिया पे जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव तक कंटिन्यू कर सकती है? पहली बात। दूसरी बात, लोगों के साथ मुद्दे कैसे जोड़ेंगे? ये है कि संसद में क्या हुआ। असली खेल तो मोदी वहां करते हैं ना जब नैरेटिव को पलटते हैं, ओबीसी की जी तमाम जनगणना से लेकर के तमाम चीजें। तो वो सारी जो कंट्राडिक्शन हैं विद इन बीजेपी, विद आरएसएस, वो सारी चीजें, वो अगर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन उन सब को इफेक्टिवली उठा पाते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं ये चुनाव अभी भी ओपन है। इन तीन राज्यों के चुनाव से कुछ नहीं पलटा है। केवल जी प्रोएक्टिवली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के साथ और बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ। अच्छी बात क्या है कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर जो है, अलायंस के अंदर वो जो क्षेत्रीय दल है, उनका ग्रास रूट में जी बहुत सॉलिड काडर है और वो चुनाव मैनेजमेंट के माहिर होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी अदरवाइज लैक करती है आज के तारीख में। तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड जितना भी हो सके। देखिए मीडिया जो है, जो मुख्य धारा का जो तथाकथित मीडिया है, वो इस गठबंधन को डिस्क्रेडिट करने के तमाम कोशिशें करेगा। और मैं फिर आगाह जी कर रहा हूं, इंडिया अलायंस के लिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उनको बहुत बिल्कुल इफेक्टिवली चलना पड़ेगा विद बेयर मिनिमम जो भी अटरिंग्स होती हैं विद फ्रॉम विद इन, और जितना एकजुटता के साथ वो मैदान में उतर पाएंगे वो उतने ही इफेक्टिव एक अपोजिशन का रूप ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपने बहुत सारी चीजों को, लगभग तमाम चीजों को आपने कवर किया। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि भारत जोड़ो की भी हम बात कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अभी अभी की न्यूज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार इसमें देखा गया, बहुत लंबे वक्त से इसका इंतजार जो है वो किया जा रहा था। भारत जोड़ो 1 और भारत जोड़ो 2 या इसको एक्सटेंशन अगर कहें तो इसमें फर्क यह है कि इंडिया गठबंधन बना है और 28 दल जो हैं वो एक साथ एकजुट आए हैं और 3 राज्यों में हार हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं मनोबल जरूर गिरा है, लेकिन जिस तरह से 146 अब हो गए हैं, और मुझे लगता है जब तक मैं बात करूं ऐसा ना हो प्रोग्राम खत्म हो ये और नंबर बढ़ जाए। 146 जो सांसद हैं उनका निलंबन कर दिया गया है। कांग्रेस सड़कों पर है, देरी से ही सही, कम से कम वो सड़कों पर आई है। विपक्षी दल जो हैं वो उनके साथ, जो इंडिया गठबंधन है वो सड़कों पर है। कल देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस में, विपक्षी दलों में, इंडिया गठबंधन में वो जान फूंकने का काम करेगी? क्योंकि हमने देखा भारत जोड़ो जब यात्रा हुई थी, जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले थे, पूरा नैरेटिव बदल गया था और उसके बाद आपको 2 बड़ी जीत भी मिली थी और कर्नाटक जैसा राज्य आपको मिला था। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से कोई करिश्मा हो सकता है, फिर से ये इस तरह की जान फूंकने का काम कर सकती है भारत जोड़ो यात्रा? बुशरा जी, बहुत शुक्रिया इस शो में मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर लोहिया एक बात कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। आज स्थिति है कि संसद भारत की जनता को रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही। सांसद जो चुन के आते हैं, जनता की बात कहने आते हैं, कानून पे बहस करके अपना ये ले आते हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया, भूतपूर्व ढंग से बाहर किया। ये छोटी मोटी बात है। तो ये हमारे लिए कोई चुनाव का मामला नहीं है। इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पास जाने के अलावा रास्ता नहीं। पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं था। देश कांग्रेस पार्टी ने आजादी नहीं दिलाई, देश जनता आजादी के लिए लड़ी और कांग्रेस एक मंच बनी। कांग्रेस आज भी उसी भूमिका में आना चाहती है और राहुल गांधी एकदम ये मूल बात पकड़े हुए हैं कि देश में आरएसएस एक बड़ा खतरा है और आरएसएस जिस विचार को लेकर, जिस सपने को लेकर, जो एक राष्ट्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, इससे संघर्ष का पंकज जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। जी पंकज जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। आपकी आवाज पूरी तरीके से कट कर आ रही है और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप रिकनेक्ट एक बार प्लीज कर लीजिए, ताकि आपकी बात जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक सही तरीके से पहुंच पाए। आप इतने रिकनेक्ट करिए। एक बार फिर से मैं हेमंत जी के पास जो है वो जाना चाहूंगी। हेमंत जी, कल का जो ये आंदोलन हो रहा है, इसको आपको लगता है, और क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद 8 से 10 रैलियां हैं
जो प्रपोज्ड हैं इंडिया गठबंधन की, और उससे पहले उसके बाद जो है उसके बीच कहें हम राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, जैसे जो पंकज जी से मैं सवाल पूछ रही थी कि 1 और 2 में फर्क ये है कि इंडिया गठबंधन अब साथ है, यानी कि जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे वो राज्य जहां पर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी सरकारें हैं। आपको लगता है कि पहले से ये कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक हो सकती है क्योंकि 2024 से जस्ट पहले है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है पहली जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कहीं ज्यादा हो जाती है क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत नाजुक है। देखिए मुशरा जी, जो इस बार की जो भारत यात्रा है उसमें पहले से थोड़ा सा डिफरेंस कई चीजों का होगा। एक तो होपफुली जब ये 14 जनवरी को निकलेंगे उससे पहले मोटा मोटा जितने भी अलाइज पार्टनर्स हैं उनके साथ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पे एक सहमति बन जाएगी, मोटे तौर पे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और जब वो सहमति बन जाएगी और फिर इस तरह का नेता जब पदयात्रा कर रहा है या सड़क पे यात्रा कर रहा है तो उसके बाद नेचुरली जो वहां के जो उनके अलाइज हैं वो भी उस माहौल का लाभ उठाना चाहेंगे, एक्टिवली उसमें प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बात जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं भी बात कर रहा था शो पे आने से पहले, खड़गे जी अब तक 24 राज्यों का रिव्यू कर चुके हैं उनकी स्टेट यूनिट्स के साथ मिलकर के। जो हम बार बार कहते थे ना कि इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, सब ठंडे मस्ते में है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब खड़गे साहब, उन सब ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले महीने में 24 राज्यों का एक रिव्यू कर लिया है लोकसभा के हिसाब से। और जो एक मोटी मोटी पिक्चर सामने आई है वो ये आई है कि 260 से 270 सीटों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए पार्टी अपने लेवल पे, उसमें से अलायंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीटों की एडजस्टमेंट होगी, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने करीब 260 सीटें ऐसी रखी हैं जिनको वो ये मानते हैं कि हमारे उस पहुंच के अंदर है और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर है। तो वो जो ए ग्रेड की सीटें नेचुरली उनमें से कुछ चली भी जाएंगी अलायंस के सामने, और वो सीटें भी पहचान ली हैं इंटरनली कांग्रेस ने कि कौन कौन सी सीटें हम दूसरी स्टेट्स के अंदर किस किस को हम दे सकते हैं इन केस ऑफ एनी अलायंस देयर। तो एक अच्छा होमवर्क मुझे लगता है ये हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आज शेड्यूल की मीटिंग भी होने जा रही है उसमें भी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो बन के उभरेगी वो ये है कि अलायंस के साथ बहुत रिजिड नहीं होना है, गुडी गुडी के माहौल के अंदर चुनाव में उतरना पड़ेगा और किसी भी तरीके की बिकरिंग ना दिखे, इस पे खास फोकस कांग्रेस पार्टी रखना चाहेगी। क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई बिकरिंग हुई तो बाकी आप समझ सकते हैं, कोई छोटा सा बयान पकड़ के या कुछ भी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो तमाम मुख्य धारा के चैनल अखबार जो है वो उस पूरे जो इंडिया गठबंधन के जो आइडिया को तहस नहस कर देंगे। कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का अंदाजा है, तो इस बार वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होने जा रहे हैं। और जब ये यात्रा स्टेट से निकलेगी तो कांग्रेस के माहौल के साथ साथ एलाइज का भी माहौल बनता है कहीं ना कहीं। अब देखना यह है कि कितना जल्दी कांग्रेस पार्टी सीट्स का एडजस्टमेंट फाइनलाइज कर लेती है, क्योंकि यात्रा तो 2 महीने चलने वाली है और नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रही है बेसिकली। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी समय है, एलाइज के पास भी समय है, और तब तक पूरा एजेंडा भी क्लियर हो जाएगा कि चुनाव के अंदर किन मसलों पे जाना है। अगर आप आज का ही उदाहरण देखें, आज इतना कंट्रोवर्शियल जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का बिल था वो लोकसभा से भी पारित कर दिया है। जो 3 कल बिल पास वहां किए थे, जो पुलिस स्टेट बनाने की बात है या कम्युनिकेशन वाला जो बिल था, उनका भी आज फाइनल ये हो जाएगा। तो बेसिकली अब उनके पास मुद्दों की भरमार है। किस मुद्दे को अलायंस किस रूप में लेके जाता है आम आदमी से जोड़ करके, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब मुद्दों की कमी नहीं है। अभी तक हम क्या कहते थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो। अब डेमोक्रेसी एज सच इज ऑन देयर टारगेट। तो क्या जो विपक्षी गठबंधन है, अब आप देखिए जब से इंडिया गठबंधन की अलायंस की मीटिंग हुई है परसों, 2 घटनाएं हुई उसमें। केजरीवाल को आज के लिए नोटिस था और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी नोटिस चला गया है। तो ये कार्यक्रम जारी रहेगा बदस्तूर। इसमें इंडिया अलायंस के जो एलाइज हैं, जो गठबंधन के दल हैं, उनके लिए और ज्यादा यूनिफाइंग फैक्टर मिल जाएगा कि अभी अगर नहीं बचे, पहले तो अपना ही सर्वाइवल का सवाल हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जो ये नंबर डायल कर रही है चुनाव के दौरान में, ये कहीं उनको काउंटर प्रोडक्टिव ना पड़ जाए। इसीलिए इंडिया अलायंस को एकजुट होकर के मैदान में उतरने की जरूरत है। और जितना वो इस यात्रा के साथ अलायंस अपने आप को जोड़ेंगे उतना कुल मिला के अलायंस को लाभ होगा, ये बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। और अभी शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि वो राहुल गांधी को टारगेट करके राहुल गांधी की इमेज को खराब कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं उनके सांसदों का निलंबन करके, उनकी आवाज को बंद करके, उन्हें बाहर फेंक कर वो कहीं ना कहीं से अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें शायद खुश करने की कोशिश करो। लेकिन इसमें आप ये देखें कि इससे जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्षी दल हैं वो एक तरह से और ज्यादा मजबूत हुए हैं, एक दूसरे के
की जरूरत उन्हें और ज्यादा महसूस हुई है, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो लगातार हर दिन कुछ ना कुछ विपक्ष के दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ, उनके बड़े चेहरों के साथ हो रहा है, उससे भी ये जाहिर हो गया है। और ये कहीं ना कहीं मैसेज उन्हें पहले से ही था, लेकिन अब शायद हर गुजरते दिन के साथ और मजबूती से उनके कानों में ये जा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने जाती मफाद को साइड लाइन करके उन्हें इसी तरीके से एक मंच पर आकर लड़ना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। पंकज जी, मैं आपसे फिर से सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इस बार, जो क्योंकि 2024 से जस्ट पहले है, कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और 2024 की लड़ाई के लिए? क्या अब ये रण जो है वो सड़क से ही होगा, क्योंकि अब ड्राइंग रूम से निकलना पड़ेगा, सदन से आपको फेंक दिया गया है, अब ये कंफर्टेबल मीटिंग्स करके नहीं चलेगा, अब आप लोग सड़कों पर देखना चाहते हैं, मंचों पर देखना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी आ तो रही है, आप बात कहें। मैं जी थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, मैं अपने लैपटॉप के ही साउंड से बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा था उस समय तो लगिया एक बात कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो गई, और ये बात आज सबसे ज्यादा एक तरह से गूंज रही है चारों ओर, और इसके अलावा विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो सड़क पर उतरे, और सड़क पर उतरने का मतलब इस देश की जनता के बीच जाकर उनकी अदालत में कहा जाए कि जिस आजादी के पाने के लिए आपके पुरखों ने कितनी कुर्बानियां देखी, वो आजादी आज खतरे में, वो लोकतंत्र आज खतरे में है। पहली बार इस महादेश में आदमी और आदमी को वैधानिक रूप से बराबर माना, और ये बताने की जरूरत है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो एक नसीहत दे रहे थे, जो एक चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस देश में सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाया गया, अगर हिंदू राष्ट्र जैसी चीज बनाने की कोशिश की गई तो एक विपत्ति होगी, और विपत्ति इस लोकतंत्र करेंगे, और इस देश के बच्चों गरीबों भविष्य इस सब के लिए जो भी उपलब्धियां हैं वो सब खत्म हो जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो एक ये आपदा जो आई है ये अवसर है, और वो अवसर जिन्हें भी संविधान पर यकीन है वो भी मानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, वो एक जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जी बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट सवाल के साथ आपके पास आऊं, इससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप अगर हेडफोन्स हो तो आप वो लगा लें, उससे आपकी आवाज और क्लियर जो है हम तक आ पाएगी। और हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम जो कुछ देख रहे हैं, और फिलहाल खासतौर पर मैं, क्योंकि मायावती का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है, अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, स्वागत है आपका। हेमंत जी, मायावती का जिक्र यहाँ पर, मायावती 7 दिन बाद जो है वो जागी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी उन्होंने मैसेजिंग की है, इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने मैसेजिंग की है। उन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए टीका टिप्पणी करने से पहले कि आपको पता नहीं कि किसकी जरूरत आपको बाद में पड़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो घबराहट और बेचैनी जो नजर आई है, वो बेचैनी ये है उनकी कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया, उसके फौरन बाद देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या उनको अपनी जमीन खिसकती दरकती हुई नजर आ रही है? और यही वजह है कि आनन फानन में उन्होंने इंडिया के तरफ, गठबंधन की तरफ सॉफ्ट मैसेजिंग सब कुछ करना उन्होंने शुरू किया है, और एक तरह की बेचैनी जो है उनमें नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आज की इस स्थिति को मायावती की आप? देखिए बुशरा जी, मायावती की जो आज की हालत है तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज की तारीख में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसके कंटेंट में जाएंगे, उसके कंटेंट में कुछ नहीं है। उनको जो सबसे बड़ा खतरा, और अगर एक एक शब्द पे ध्यान से जाएंगे आप, उनको है कि वो ऑब्लिवियन में ना चली जाए, वो राजनीतिक जो सिनेरियो है पूरे देश का, उसमें कहीं वो इरेलेवेंट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी बात जो उन्होंने आज कही, शी इज स्टिल ट्राइंग टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द रूलिंग एंड अपोजिशन। वो क्या क्या शब्द उन्होंने कहे, जो संसद के अंदर जो निलंबन हुआ है, जैसा आपने कहा था, उसका उन्होंने उस तरीके से विरोध नहीं किया है, केवल अनफॉर्चुनेट कहा है। इसका मतलब शी इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द टू। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मायावती का जो पिछले 9 साल के दौरान जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो सांसद
जो पार्टी अपने सांसद के साथ इतनी जाति के बावजूद, दानिश अली के साथ जो कुछ संसद में हुआ, उसके साथ खड़ा होने की बजाय उसको निलंबित कर दे, उस पार्टी का क्या तो ग्रास रूट पे लोगों में मैसेज जाएगा, क्या उसके कार्डर्स में मैसेज जाएगा। और मायावती का एजेंसीज के रेडार से बाहर रहने के लिए अपने सांसद के साथ और अपने कार्डर के साथ जो लगातार किया जा रहा है पिछले 9.5 साल में, कि भाजपा के साथ पर्दे के पीछे जो जुगलबंदी चल रही है, वो सारे देश ने देख ली। और यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। अगर आप याद करें 2019 के चुनाव में, तो कांग्रेस अपने क्या नाम है इसका, सपा और बीएसपी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लोकसभा का अलायंस में लड़ा था जी। उसका लाभ किसको हुआ था? 10 लोकसभा की सीट मायावती ले उड़ी, सपा को केवल 5 सीटें मिली। उसके बावजूद भी अलायंस किसने तोड़ा? मायावती ने तोड़ा कि आपकी वोट ट्रांसफर नहीं हुई, जबकि था उल्टा, बसपा की वोट ट्रांसफर नहीं हुई सपा को। तो ये सारा खेल मायावती का सारा देश देख रहा है। मायावती आज की तारीख में इस राजनीति के अंदर, देखिए, वो प्रधानमंत्री का सपना लेके चली थी, और आज उनकी हालत कहां है, वो कहां खड़ी हुई है और कहां उनकी पार्टी खड़ी हुई है। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि मायावती अब भी वोट शेयर के हिसाब से लगातार रेलेवेंट है कई जगह पे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। उनकी अगर कोई यूएसपी बची है बीजेपी के लिए, तो वो यही बची है, ये समझना पड़ेगा आपको। जितना मायावती की हालत ये है, जो उनके कार्डर्स के लोग बताते हैं बसपा के, अब मुझे और आपको तो क्या पता होगा, वही कहते हैं कि हमारी पार्टी की तो टिकटें भी बीजेपी बांटती है, ताकि सपा ने किसको टिकट दी, कांग्रेस ने किसको टिकट दी और किसी एलआई ने किसको टिकट दी, उनका खेल बिगाड़ा जाए। क्योंकि बसपा के कुछ न कुछ कार्डर वोट्स हैं, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं, उसी के थ्रू खेल यूपी में करती है बीजेपी, और उसी के थ्रू तमाम स्टेट्स के अंदर करती है। तो वो भी आपने लगातार देखा कि वो लगातार गिरने की तरफ है, वो जो वोट शेयर है। तो मायावती इज बेसिकली ट्राइंग टू बैलेंस एंड कीप हर रेलेवेंस इंटैक्ट। किसी भी सूरत में, जो पिछली बार उन्होंने किया था, मायावती के जो नखरे हैं, नाज नखरे हैं, उनको कौन उठाएगा? सामने तो कुछ है नहीं, विधानसभा में बेड़ा गर्क हो चुका है उसी होम स्टेट के अंदर। तो अब केवल मायावती ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं भी हूं। उसके अलावा अगर उसमें कोई, देखिए, वोट उनकी हो सकती है 50-40 लाख वोट हो 85-80 हल्कों के अंदर, लेकिन जो उनके नाज नखरे हैं वो उससे कई बारी, द नंबर ऑफ सीट्स दैट शी विल आस्क फ्रॉम द अलायंस। तो उस सारे में अखिलेश ने पहले ही आगाह कर दिया है इंडिया अलायंस को कि उनके साथ बहुत ज्यादा करीबी आने की जरूरत नहीं है। और जो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का भी जो उनके साथ तजुर्बा है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मायावती का तो सही इलाज बीजेपी कर रही है ना, हर तरीके से यूज भी कर रही है जैसे चाह रहे हैं, और उनको बिल्कुल साइडलाइन भी कर दिया है। तो ऐसी सूरत में, और दूसरा चांस सबसे बड़ा क्या होगा, अगर अलायंस में मायावती को आज के स्टेज पे लेते हैं, तो जो इंडिया अलायंस का जो बाकी अंदर की चीजें हैं, उनके बाहर जाने का खतरा भी ज्यादा रहेगा, चाहे वो स्ट्रेटेजी है, चाहे बाकी चीजें। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए अच्छा यही है कि जो चल रहा है उसको चलने दे, इफेक्टिवली उसको जितना जल्दी उसके क्लोज कर ले। बसपा के साथ पिंगे बनाने के चक्कर में ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ऐसा मुझे आशंका है। जी बिल्कुल। और अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, स्वागत है आपका। और आप क्योंकि देश से जुड़े, इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का एक तरह से इनफॉर्मली सही लेकिन ऐलान हो चुका है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पूर्वोत्तर के राज्य से मोस्ट लाइकली अरुणाचल से इसकी शुरुआत होगी। गुजरात में मार्च के महीने में 15 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी गुजरात में। आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं 2024 से पहले ये यात्रा जो होने जा रही है, जिस राहुल गांधी को लगातार अभी भी टारगेट किया जा रहा है, करे कोई भरे कोई, तो क्या लगता है आपको कि डर तो उन्हीं से ही लगता है बीजेपी को, और इसीलिए हर तरीके से टारगेट भी उन्हें किया जा रहा है। लेकिन ये यात्रा पहले से अलग है, ये हाइब्रिड होने जा रही है, यानी कि पैदल भी होगी और वाहनों से भी होगी और तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ये यात्रा हो रही है, 2024 से पहले ये यात्रा हो रही है। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं और कितनी जान ये फूकेगा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और कांग्रेस में? नहीं, मैं देखिए इतने सीमित संदर्भ में नहीं देखता भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने की थी इसके पहले भी, उसको भी मैं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रिवाइवल, ये मतलब ये सब टर्म में नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं नहीं देखना चाहता कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है, देश में स्टेट्समैनशिप जिसको आप कहते हैं, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है। ये मतलब सिर्फ आप इवेंट मैनेजर को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, इसीलिए आप ये सब चीजें इग्नोर हम लोग कर जाते हैं।
जबकि हमारे जैसे कम से कम मीडिया कर्मी को इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमको इसको देखना चाहिए 60s एंड 50s में जो लीडरशिप थी, डॉक्टर लोहिया थे या जयप्रकाश नारायण थे। आपको मालूम नहीं है, याद होगा, मतलब करा रहे याद कि नागालैंड का जब मसला आया तो जा करके नागालैंड के जंगलों में एक तरफ भारत सरकार थी, दूसरी तरफ नागा विद्रोही थे, और तीसरी तरफ जो है जयप्रकाश नारायण थे, वहां के जंगलों में नागा लोगों से बात कर रहे थे, और उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि लोग उनसे संवाद कर रहे थे। तो ऐसे संवाद की जरूरत है। मिजोरम में जो गए थे अभी पिछले दिनों राहुल गांधी, तो आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी। तो जो इंडिया, जो मेनलैंड इंडिया है, जिसको मेनलैंड मतलब कि जो हम हिंदी पट्टी का जो मुख्यतः जो जिसको मानते हैं, वो अपना ये खो चुका है। मतलब उसकी जो तासीर कहिए, जो भारतीयता की जो ये है, जो नेशन का, जो नेशन बिल्डिंग का, उसने उसकी अपनी जो आकांक्षा है वो खत्म कर ली है। ऐसे में एक जरूरत थी कि नॉर्थ ईस्ट में हीलिंग टच हो, लोग जाए और लोगों को ये ना लगे कि वो लोग बाहर हो गए। मणिपुर में जो आप घटना देख रहे हैं, वो घटना ऐसी घटना है कि मणिपुर है इंडिया में या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि मणिपुर को हमने मतलब ब्लीडिंग प्रोविंस कह सकते हैं, ब्लीडिंग कम्युनिटी कह सकते हैं। ऐसे जो जिनसे रिस रहा है, रक्त जो है बह रहा है, और उन पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं है, और इंडियन स्टेट उसी हिसाब से फेल कर चुका है। इसके हथियार लूट लिए गए। भारतीय से मतलब जो भारतीय स्टेट है उसके हथियारों से लोग लड़ रहे हैं, पता है ना, सारे लूट लिए गए और लोगों ने दे दिए, पुलिस ने जो दे दिया कम्युनिटी के आधार पर। तो आप नेशन को तोड़ रहे हैं। मैं तो इस पर आपको कहूंगा कि एक जो नेशन स्टेट हमने खड़ा किया था इतने संघर्ष के बाद, जिसकी शुरुआत 1857 से हुई थी, उस स्टेट को बीजेपी तोड़ने में लगी हुई है, और उस स्टेट को बचाने का जिम्मा है। उसके हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा को देखिए कि जब गए थे राहुल गांधी, चारों तरफ देखने गए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, लोगों ने उनको महाराष्ट्र में कहा था कि सावरकर का नाम मत लीजिए, लेकिन उन्होंने लिया क्योंकि हिंदुत्व से सीधे सीधे सामना करना था। महाराष्ट्र में लेकर उसका नाम लिया उन्होंने। तो ये जो जरूरत है, ये जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि ये हिंदुत्व जो है ये देश को तोड़ने वाला है। ये आप मणिपुर में देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो वो जो तोड़ने वाले दो शक्तियां हैं उसके खिलाफ ऐलान है। 2024 तो बहुत छोटी सी चीज है। आरएसएस का ग्रैंड प्लान जो है, जो हिंदी और हिंदुस्तान और हिंदुत्व का जो प्लान है, वो उसके खिलाफ लड़ना होगा, और वो उसके संदर्भ में देखना चाहिए। निश्चित तौर पर इंडिया 2024 के पहले ये कदम एक बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है, और लोग जो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मुझको इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगेगा कि मेन लैंड पॉलिटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है विपक्ष का, वो जो है हमारी यात्रा में है शामिल। जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, मतलब सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, वो इस यात्रा में है। ये एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है। इसको ये गोदी मीडिया, मैं आप सबको बराबर ये बताता रहता हूं, हम लोग गोदी मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं उससे इतर नैरेटिव खड़ा करें, देश का, नेशन बिल्डिंग का। ये लोग जिस तरह बातें करने लगते हैं, मायावती वर्सेस ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी वर्सेस ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार, ये खड़गे वर्सेस फल्ला, ये सब एकदम निहायत बेहुदगी है। हमको देखना चाहिए कि नेशन किस जगह पर खड़ा हो गया है। और अभी तो मैं इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको विदेश नीति की चर्चा करूं। हम कहां खड़े हैं विदेश नीति में, वो भी जरा उसकी तुलना कर लीजिए। तो नेशन बिल्डिंग का जो की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट से, पहली बार कोई नेता ऐसी स्थिति में, आप देखा आपने कि ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहा करते थे अमित शाह और मोदी, बार बार वहां जाकर के भी बोलते थे कि आपका तो कोई ख्याल नहीं रखा गया, हमारी ये में क्या कहते हैं, हमारे एजेंडे में आप नंबर टॉप में है, हम किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को बदल रहे हैं, पूरी दुनिया को जैसे कि एक भारत बदलने का कोई अभियान चल रहा हो। और अभी वहां पर उन्होंने मिजोरम में जाने तक की हिम्मत नहीं की, और मणिपुर पर अभी तक क्या किया
अब प्रधानमंत्री ने क्या बोले, आप देखिए कि ममता बनर्जी ने मांगा समय तो वो उनको समय भी दिया, उनके घुटने का हालचाल भी उन्होंने पूछा, लेकिन मणिपुर के जो सब विधायक हैं वहां वो मांगते रह गए थे, वहां लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उसके लिए उनके पास समय नहीं था। तो ये जो फर्क है वो समझना चाहिए कि एक राजनेता और एक जो है इवेंट मैनेजर की भूमिका निभाने वाले में, उस फर्क को हमको सामने रखना चाहिए। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हमको लग रहा है क्या कि इसको सीमित संदर्भ में ना देखा जाए। जी बिल्कुल। पंकज जी, क्या हमारे साथ आप हैं? लग रहा है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेमंत जी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो उठाई है, और मैं ये सवाल आपसे मैं उठाना भी चाह रही थी प्रोग्राम में, कि पूर्वोत्तर से जो इसकी शुरुआत की गई है, इसको किस तरह से देखा जाए। एक आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो राज्य हैं, चाहे मिजोरम, मणिपुर, इन सब की हम बात करें, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। आज की वो खबर है कि कैसे 8 महीने के बाद 87 जो शव हैं उनको उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है, जिसमें 1 महीने के बच्चे का शव भी शामिल है। कितना खतरनाक है ये, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ऐसा हुआ है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अगर पूर्वोत्तर से होती है, नॉर्थ ईस्ट से होती है, तो ये किस तरह की मैसेजिंग करेगा, किस तरह का मैसेज जो है वो देश भर में भेजेगा। क्योंकि लगातार बात तो बहुत की जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन मिजोरम का चुनाव होता है, वो वहां जाते नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आपको हम मिस्टेक जो है वो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और बड़ी बड़ी बातें जो है उसको लेकर की जाती हैं। लगता है कि हमारे साथ हेमंत जी से भी संपर्क टूट गया है। लेकिन यही सवाल मैं आपसे, अनिल जी, कितना महत्वपूर्ण है और कितना साहस भरा ये कदम है राहुल गांधी का कि वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहां आप ये देखें कि वो सीटों के एतबार से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सीटों के एतबार से देखें तो शायद कोई और पार्टी होती, कोई और नेता होता, तो शायद वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत करता कि सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती हैं, यहां जीत गए तो और जीत ही लेंगे। लेकिन शुरुआत वो एक सेंसिटिव जगह से, उन लोगों का दिल जीतने के लिए कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना देश का कोई भी हिस्सा, पूर्वोत्तर से उसकी शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि ये इससे काफी फर्क आएगा। एक तो है क्या कि दो कम्युनिटी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उधर उस इलाके की, मतलब मिजोरम और मणिपुर, और 3 समझ लीजिए कम्युनिटीज वो आमने सामने है। कई तरह के इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। जो एक मेन स्ट्रीमिंग उनका हुआ था कि वो लोग जो है भारतीय जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें अपना हिस्सा लेने लगे थे, ये सारा चेंज हो रहा था, हो चुका था, वो रिवर्स गियर में चला गया है अब वहां पर। और वो अब अंतर आ गया है। पहले ये था कि कम से कम वहां का समाज बटा हुआ नहीं था, वो सब लोग मणिपुर के लिए फाइट कर रहे थे, इंडियन स्टेट से फाइट कर रहे थे, ऑटोनॉमी के लिए, या जो भी कहे आप, सेपरेटिज्म का जो भी था वो उसके बदले अब वो समाज विभाजित हो गया है। आप ऐसे विभाजित समाज को जोड़ना मतलब कितना खतरनाक उनके लिए भी हो गया है, हमारे लिए भी हो गया है, मतलब भारतीय राष्ट्र के लिए। तो ये बहुत, और उसमें सीट का तो बहुत कम सीटें हैं वहां, उस हिसाब से तो कुछ हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल में सारे 7 स्टेट्स मिला करके 25 सीटें हैं, मतलब मैं अगर गलत ना हूं, 13 सीट आसाम में है और बाकी इसी तरह सब जगह है। तो ये इसलिए सीट के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो इंडिया की नैरेटिव है, जिसको आप आइडिया ऑफ, आजकल चर्चा कम होती है, मोदी मीडिया आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा ही करना बंद कर चुका है। तो आइडिया ऑफ इंडिया के हिसाब से वो बहुत ही बड़ी चीज है। और हमको लग रहा है क्या कि जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में जो पहला चरण भी हुआ था, वो आइडिया ऑफ इंडिया के ही लिहाज से था। वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिवाइव कर रहे, जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान वाली बात जो है, वो अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो वहां पर है कि हम जो है सो नफरत छोड़े। तो ये एक मैसेजिंग के हिसाब से भी है। मैं इसको सिर्फ इसके हिसाब से लिहाज से नहीं देखता, उस लिहाज से तो देखेंगे कि बीजेपी कर रही है, कि बीजेपी वहां इसीलिए उसने मिजोरम से अपने हाथ खींच के रखा, क्योंकि उनको जो वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जो आसाम में जो डिवाइड कम्युनल लाइंस पे है, मणिपुर में जो डिवाइड एथनिक लाइंस पे है, और या मिजोरम और नागालैंड और ये सब जो डिवाइड्स हैं, उस डिवाइड का फायदा उठाना चाहती है। वो कुछ सीटें वहां से इस आधार पर, डिवीजन के आधार पर करना चाहती है, इसीलिए वो वहां से अलग है।
वो इसलिए नहीं अलग है कि उसके जाने से वहां पर शांति नहीं होगी। वो एक पक्षधर है, वो एक बड़ा समुदाय है मणिपुर में, वो उसका पक्ष लेती रही है, उन लोगों का ही किया हुआ है, तो उनके प्रोत्साहन से ये हुआ है। तो ये पार्टीजन है, तो इसीलिए वो नहीं जा रही है। यहां पर ये जा रहे हैं इसको बिना सोचे हुए कि कौन हमारे पक्ष में है कौन नहीं है। ये एक जो नैरेटिव है कि सबको लेकर साथ चल रहा है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की नैरेटिव है, उसको नॉर्थ से स्टार्ट करना और गुजरात में खत्म करना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात अगर नॉर्थ ईस्ट के बाद वहां एथनिक लाइंस पे डिवीजन है तो यहाँ कम्युनल लाइंस पे डिवीजन है। गुजरात देश का सबसे डिवाइडेड सोसाइटी है, कम्युनल लाइंस पे सबसे कम्युनलाइज्ड स्टेट है, तो वहां पर ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है आगे के इंडिया के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, ये मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। और ये लड़ाई जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया की है, वो लड़ाई जो आजादी जिससे हासिल हमने की थी, जो लड़कर, और उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है, फरामोश जो है उसको किया जा रहा है। और एक बार फिर से एक उम्मीद जो है वो राहुल गांधी ने जगाई जब उन्होंने पहली भारत जोड़ो यात्रा की। अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, इसका एक्सटेंशन जो है जो होने जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट से इसकी शुरुआत होगी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जाकर ये खत्म होगी यात्रा। ये देखिए आपके किस तरह से जो पूरा प्लान बनाया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। सीटों के एतबार से आप ये देखें, जिसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर चीज को जीत हार सीट और इस सब से चुनाव इस सब से ही देखती है, राहुल गांधी के लिए आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको बचाना, जो नफरत पूरे समाज में फैला दी गई है उस नफरत को खत्म करके मोहब्बत की बयार फैलाना बहाना, ये उनका मकसद है। इसी मकसद से उन्होंने पहले शुरुआत की थी और एक बार फिर से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2024 से पहले इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर से करना, गुजरात में इसका खत्म करना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन पहले कर दिया जाता है, जिसकी संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो फिर क्या होगी सिचुएशन, इस पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी कार्यकर्ता बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी, आपको भी इंतजार होगा और एक जर्नलिस्ट की तरह हमें भी इंतजार रहता है कि इस तरह की यात्रा जब शुरू होगी देश में किस तरह की सियासत होगी, बीजेपी इस बार क्या कुछ करने जा रही है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब पहली हुई थी उसने बहुत कम इसको आंका था, हो सकता है अंदर उसको पता हो कि इससे क्या कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदला था, लेकिन 3 राज्यों की हार के बाद उसको लग रहा है वो अजय हो चुकी है। 2024 की लड़ाई डन एंड डस्टेड है, लेकिन ये इलेक्शन पूरी तरीके से खुला है और इलेक्शन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक रात में भी कुछ भी बदल सकता है, तो नाउम्मीदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।